दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेवाड़ की रानी यानी कि पद्मावती के बारे में। पद्मावती के बारे में जो इतिहास रहा है वो काफी ज्यादा पुराना और लोगों को उसकी जो जानकारी थी वो हमेशा से रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप लोग ना जानते हों। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं पद्मावती के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रही हूँ जो जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे शुरुआत से, ताकि आपको एक एक चीजें अच्छे से समझ आए। ये जो पूरा वीडियो है वो मेवाड़ की रानी के बारे में है, यानी कि पद्मिनी, जिसे पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान भारत के मेवाड़ साम्राज्य की 13वीं और 14वीं शताब्दी की वे रानी थी और कई मध्य युगीन ग्रंथों में उनका उल्लेख है। हालांकि ये संस्करण अलग अलग है और कई आधुनिक इतिहासकार उसकी समग्र प्रामाणिकता की सीमा पर सवाल उठाते रहते हैं। जायसी पाठ में उनकी कहानी का वर्णन कुछ इस प्रकार है। पद्मावती सिंघली साम्राज्य की एक असाधारण सुंदर राजकुमारी थी। सिंघली साम्राज्य बता देती हूँ आपको, यानी कि श्रीलंका में वे राजकुमारी थी और चित्तौड़ किले के राजपूत शासक रतन सेन ने हिरामन नाम के एक बोलने वाले तोते से उनकी सुंदरता के बारे में सुना। एक साहसिक खोज के बाद उसने उसका विवाह जो था उनसे विवाह कर लिया और उसे चित्तौड़ ले आया। रतन सेन को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ लिया और कैद कर लिया। जब रतन सेन जेल में थे तब कुंभलनेर के राजा देवपाल पद्मावती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। रतन सेन चित्तौड़ लौट आए और देवपाल के साथ द्वंद्व में प्रवेश किया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। खिलजी के खिलाफ हार का सामना करते हुए चित्तौड़ पर कब्जा करने से पहले उसने और उसके साथियों ने जौहर, यानी कि एक बात बता देती हूँ कि जौहर यानी क्या होता है। जौहर यानी कि आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह मतलब खुद को आग के हवाले कर दिया, जिससे खिलजी का उद्देश्य विफल हो गया और उनके सम्मान की रक्षा हुई। जौहर के साथ साथ राजपूत लोग युद्ध के मैदान में लड़ते हुए भी मारे गए और उनके जीवन के कई अन्य लिखित और मौखिक परंपरा संस्करण हिंदू और जैन परंपराओं में मौजूद है। ये संस्करण सूफी कवि जायसी के संस्करण से भी भिन्न है। उदाहरण के लिए रानी पद्मिनी के पति रतन सेन अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी से लड़ते हुए मर जाते हैं और उसके बाद वह जौहर कर लेती हैं। इन सभी संस्करणों में उन्हें एक हिंदू राजपूत रानी के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्होंने एक मुस्लिम आक्रमणकारी के खिलाफ अपने सम्मान की रक्षा की थी और इन वर्षों में उन्हें एक ऐतिहासिक शख्सियत के रूप में देखा जाने लगा और वह कई उपन्यासों, नाटकों, टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों में दिखाई दी। 16वीं शताब्दी के कई ग्रंथ जीवित हैं जो रानी पद्मिनी के जीवन के अलग अलग विवरण प्रस्तुत करते रहते हैं और इनमें से सबसे प्राचीन सूफी संगीतकार मलिक मोहम्मद जायसी की अवधी भाषा पद्मावत यानी कि 1540 ईस्वी है, जो कि संभवतः मूल रूप से फारसी लिपि में रचित है। मुस्लिम दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए 14वीं शताब्दी के वृत्तांतों में जो अलाउद्दीन खिलजी की 1302 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की विजय का वर्णन करते हैं, इस रानी का कोई उल्लेख नहीं है। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच के जैन ग्रंथों नवीनानंद जैनुधर चितई चरित्र और रेयान सहरा में रानी पद्मिनी का उल्लेख किया गया है। इसके बाद उनकी कहानी का उल्लेख करने वाली कई साहित्यिक कृतियों का निर्माण किया गया। इन्हें 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। फारसी और उर्दू रूपांतरण 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के कम से कम 12 फारसी और उर्दू अनुवाद या फिर रूपांतरण तैयार किए गए हैं। वहीं 20वीं शताब्दी के अधिक उर्दू संस्करण सामने आए जो कि सभी जायसी की प्रेम कविता परंपरा का पालन करते थे। अब राजपूत गाथाएं 1579 ईस्वी में हेमरतन ने गौरा बादल पद्मिनी चौपाई की रचना की, जो कि किंवदंती का पहला राजपूत रूपांतरण था और इसे सच्ची कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजपूत प्रमुखों के संरक्षण में
पद्मावती कथा के अधिक राजपूत संस्करण वर्तमान राजस्थान में संकलित किए गए थे। जयसी के प्रेमालाप और विवाह के विषय में विपरीत राजपूत अनुकूल ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा करने में उनके सम्मान पर जोर दिया। बताते चले कि जेम्स टॉड का संस्करण 1829 और 32 के दौरान जेम्स टॉड ने अपने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किंवदंती का औपनिवेशिक पुनर्कथन शामिल किया और उनका संस्करण राजपूत सरदारों द्वारा नियोजित लेखकों की मौखिक और पाठ्य परंपराओं से संकलित जानकारी पर आधारित था। वहीं अब बात करेंगे तो बंगाली रूपांतरण भी यहाँ पर हुआ था। महाकाव्य पद्मावती महाकालीन बंगाली कवि अलाओल द्वारा लिखी गई थी और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से किंवदंती के कई बंगाली संस्करण तैयार किए गए। जब भी जेम्स टॉड का काम ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत की राजधानी जो कलकत्ता तक पहुंचा, इन बंगाली आख्यानों में पद्मावती को एक हिंदू रानी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने एक मुस्लिम आक्रमणकारी के खिलाफ अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया था और आग के हवाले कर दिया। इन विभिन्न साहित्यिक वृत्तांतों के अलावा विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां लगभग 1500 या फिर उसके बाद की स्थानीय मौखिक परंपराओं में स्थित हैं। ये समय के साथ विकसित हुए हैं और मौखिक किंवदंतियां और साहित्यिक वृत्तांत सम्मान एवं बाकी के सभी समान चरित्र और सामान्य कथानक साझा करते हैं, लेकिन विशिष्टताओं और वे विवरण कैसे व्यक्त करते हैं इसमें काफी ज्यादा भिन्नता यहाँ पर देखी जाती है। मौखिक संस्करण सामाजिक समूह के परिप्रेक्ष्य का वर्णन करते हैं, जबकि प्रारंभिक साहित्यिक संस्करण लेखक के न्यायालय केंद्रित संदर्भ का वर्णन किया जाता है, यानी कि जैसे उन्हें अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हर उनकी जो कविता है उनको या अगर किसी नाटक में, टीवी में, अगर किसी भी चीज में दिखाया जाता है तो उन्हें अलग अलग तरीके से वर्णित किया जाता है। जैसे कि और भी कई लैंग्वेजेस है या फिर और भी कई तरीके हैं जिससे उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। राम्या श्रीनिवासन के अनुसार रानी पद्मिनी के बारे में मौखिक और लिखित किंवदंतियां संभवतः एक दूसरे को पोषित करती हैं और उनके जीवन का प्रत्येक संस्करण दर्शकों या फिर संरक्षण की संवेदनशीलता से प्रभावित होता है। मुस्लिम संस्करण अलाउद्दीन के तहत दिल्ली सल्तनत द्वारा चित्तौड़ की विजय का वर्णन करते हैं, वहीं खिलजी, जबकि हिंदू और जैन संस्करण दिल्ली के सुल्तान के स्थानीय प्रतिरोध का वर्णन पद्मिनी के जीवन में करते हैं। राम्या श्रीनिवास के अनुसार जयसी संस्करण में पद्मावती को सिंघल द्वीप साम्राज्य यानी कि सिंघल साम्राज्य जो कि श्रीलंका में था, उसके राजा गंधर्व सेन की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है और एक तोता जो कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन को पद्मावती और उसकी सुंदरता के बारे में बताता है। तोते के वर्णन से रतन सेन इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने अपना राज्य त्याग दिया और एक तपस्वी बन गया। तोते का अनुसरण करने लगा क्योंकि पक्षी उसे 7 समुद्र पार द्वीप राज्य में ले जाता था। वहां उसकी मुलाकात पद्मावती से होती है। वह बाधाओं को पार करता है और उसे जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है और वह सफल हो जाता है। उसे शादी करता है और अपनी पत्नी को चित्तौड़ ले आता है, जहां वह फिर से राजा बन जाता है। रतन सेन ने एक ब्राह्मण विद्वान को कदाचार के लिए निष्कासित कर दिया, जो कि फिर सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुंचा और उसे सुंदर पद्मावती के बारे में बताया। सुल्तान पद्मावती की चाहत रखता है और उसकी तलाश में चित्तौड़ पर जमकर आक्रमण करता है। इसी बीच रतन सेन एक प्रतिद्वंदी राजपूत शासक के साथ एक अन्य लड़ाई में मर जाता है। पद्मावती ने आत्मदाह कर लिया और इस प्रकार अलाउद्दीन ने इस्लामिक राज्य के लिए चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अलाउद्दीन अपनी व्यक्तिगत खोज में विफल रहा। इस सबसे पहले ज्ञात साहित्यिक संस्करण का श्रेय जयसी को दिया जाता है, जिनके जन्म और मृत्यु का वर्ष स्पष्ट नहीं है और वह इस्लामी सम्राट बाबर के शासन के दौरान रहते थे, जिसने दिल्ली सल्तनत को समाप्त करने के बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी। जयसी की रचनाएं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी परंपरा में फैली हुई है। पद्मावती पर जयसी के काम से प्राप्त संस्करणों की रचना 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच की गई थी और ये पांडुलिपियां सूफी परंपरा में मौजूद है। बता देते हैं कि एक में राजकुमारी पद्मावती की हिरामन नाम के एक बोलने वाले तोते से गहरी दोस्ती हो गई और उसने और तोते ने एक साथ वेदों, हिंदू धर्म ग्रंथों और उनका अध्ययन किया और उसने अपने पिता को अपनी बेटी के साथ तोते की निकटता नागवार गुजरी और उसने पक्षी को मारने का उद्देश्य दे दिया। घबराए हुए तोते ने राजकुमारी को अलविदा कहा और अपनी जान बचाने के लिए वह उड़ गया।
इसे एक पक्षी पकड़ने वाले ने फंसाया और एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने इसे चित्तौड़ में खरीद लिया, जहां स्थानीय राजा रतन सेन ने इसकी बोलने की क्षमता से प्रभावित होकर इसे खरीद लिया। तोते ने रतन सेन के सामने पद्मावती की जो सुंदरता थी उसकी प्रशंसा की, क्योंकि वो पद्मावती को पहले से जानता था। बता दें कि जो पद्मावती से विवाह करने के लिए काफी ज्यादा दृढ़ हो चुका था, वह नाथ योगी के रूप में अपना राज्य छोड़ देते हैं और तोते द्वारा निर्देशित और अपने 16,000 अनुयायियों के साथ रतन सेन 7 समुद्र पार करने के बाद सिंघल पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने पद्मावती की तलाश के लिए एक मंदिर में तपस्या भी शुरू की और इस बीच तोते द्वारा सूचित किए जाने पर पद्मावती मंदिर में आई, लेकिन रतन सेन से मिले बिना तुरंत अपने महल लौट आई। एक बार वह जब महल में पहुंची तो वह रतन सेन के लिए तरसने लगी और इस बीच रतन सेन को एहसास हुआ कि उन्होंने पद्मावती से मिलने का मौका गंवा दिया। वहीं निराशा में उन्होंने आत्मदाह करने का फैसला किया, लेकिन देवताओं यानी कि शिव और पार्वती ने उन्हें रोक लिया। शिव की सलाह पर रतन सेन और उनके अनुयायियों ने सिंघल साम्राज्य के शाही किले पर हमला किया। वे पराजित हुए और कैद कर लिए गए, जबकि वे अभी भी तपस्वियों के भेष में थे। जैसे ही रतन सेन को फांसी दी जाने लगी तो उसके शाही नौकर ने बंधकों को बताया कि वह चित्तौड़ का राजा है, और इसके बाद गंधर्व सेन ने पद्मावती की शादी रतन सेन से कर दी और रतन सेन के साथ आए 16,000 पुरुषों के लिए सिंघल की 16,000 पद्मिनी महिलाओं को भी उन्होंने व्यवस्था की और सभी की शादी कर दी। रानी नागमती अपने तोते से बात करती है और पद्मावती की एक सचित्र पांडुलिपि बनाती है, यानी कि 1750 ईस्वी। कुछ समय बाद रतन सेन को एक दूत पक्षी से ये पता चलता है कि उनकी पहली पत्नी यानी कि नागमती चित्तौड़ में उनके लिए तरस रही है। रतन सेन ने अपनी नई पत्नी यानी कि पद्मावती अपने 16,000 अनुयायियों और उनके 16,000 साथियों के साथ चित्तौड़ लौटने का फैसला किया। यात्रा के दौरान समुद्र देवता ने रतन सेन को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को जीतने में अत्यधिक घमंड करने के लिए दंडित किया। रतन सेन और पद्मावती को छोड़कर सभी लोग एक तूफान में मारे जाते हैं। वहीं रतन सेन को समुद्र देवता ने बचाया था और लक्ष्मी ने पद्मावती के प्रति रतन सेन के प्रेम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और उसने पद्मावती का रूप धारण कर लिया और रतन सेन के सामने उपस्थित हो गई। लेकिन राजा मूर्ख नहीं बने और समुद्र देवता और लक्ष्मी ने फिर रतन सेन को पद्मावती से मिलाया और उन्हें उपहारों से पुरस्कृत किया। इन उपहारों के साथ रतन सेन ने पुरी में एक नए अनुचर की व्यवस्था की और पद्मावती के लिए चित्तौड़ लौट आए। चित्तौड़ में रतन सेन की 2 पत्नियों यानी कि नागमती और पद्मावती के बीच प्रतिद्वंदिता विकसित हुई और कुछ समय बाद रतन सेन ने धोखाधड़ी के आरोप में राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण दरबारी को निर्वासित कर दिया। राघव चेतन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गए और उन्हें असाधारण सुंदर पद्मावती के बारे में पता डाला। अलाउद्दीन ने पद्मावती को प्राप्त करने का निर्णय लिया और चित्तौड़ को घेर लिया और रतन सेन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन पद्मावती को देने से इनकार कर दिया। चित्तौड़ किले को जीतने में असफल होने के बाद अलाउद्दीन ने रतन सेन के साथ शांति संधि का नाटक किया और उसने धोखे से रतन सेन को पकड़ लिया और दिल्ली ले गया। पद्मावती ने रतन सेन के वफादार सामंत गौरा और बादल में मदद मांगी और जो कि अपने अनुयायियों के साथ पद्मावती और उसकी महिला साथियों के वेश में दिल्ली पहुंचे और उन्होंने रतन सेन को बचाया। गौरा दिल्ली की सेना से लड़ते हुए मारा गया, जबकि रतन सेन और बादल सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच गए। आपको बताते चले कि इसी पूरे तारियतम में चित्तौड़ के जो पड़ोसी कुंभलनेर का राजपूत राजा देवपाल जो था वो भी पद्मावती पर मोहित हो गया था। जब रतन सेन दिल्ली में कैद थे तो उन्होंने एक दूत के माध्यम से पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब रतन सेन चित्तौड़ लौटे तो उन्होंने देवपाल को इस अपमान के लिए दंडित करने का निर्णय लिया। वहीं आगामी एकल युद्ध में देवपाल और रतन सेन ने एक दूसरे को मार डाला। इस बीच अलाउद्दीन ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन के खिलाफ एक निश्चित हार का सामना करते हुए वहीं नागमती और पद्मावती ने चित्तौड़ की अन्य महिलाओं के साथ पकड़े जाने से बचने और अपने सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक आत्मदाह यानी कि जौहर करके आत्महत्या कर ली। चित्तौड़ के लोगों ने अलाउद्दीन के खिलाफ मौत तक लड़ाई लड़ी और जिसने अपनी जीत के बाद एक खाली किले के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया। खिलजी की शाही महत्वाकांक्षाओं को रतन सेन और पद्मावती ने हरा दिया, क्योंकि उन्होंने समर्पण करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खुद को नष्ट कर लिया। चित्तौड़गढ़ यानी कि चित्रकूट चित्तौड़ के राजपूत राजा रतन सेन की पत्नी प्रभावती थी
और जो कि एक बहुत अच्छी रसोइया भी थी। एक दिन राजा के उसके बनाए भोजन पर असंतोष व्यक्त किया और प्रभावती ने रतन सेन को अपने से बेहतर महिला ढूंढने की चुनौती दे डाली। रतन सेन गुस्से में एक परिचारिका के साथ ऐसी महिला की तलाश में निकल पड़े और एक नाथ योगी तपस्वी ने उन्हें यह बताया कि सिंघल द्वीप पर कई पद्मिनी महिला थी। वहीं रतन सेन ने एक अन्य तपस्वी की मदद से समुद्र पार किया और वहां पर फिर शतरंज के खेल में सिंघल के राजा को हरा दिया। सिंघल के राजा ने अपनी बहन यानी कि पद्मिनी की शादी रतन सेन से की और उन्हें भारी दहेज भी दिया, जिसमें सिंघल राज्य का आधा हिस्सा यानी कि 4000 घोड़े, 2000 हाथी और पद्मिनी के लिए 2000 साथी इसमें शामिल थे। चित्तौड़ में जब रतन सेन और पद्मिनी प्रेम में दोनों जब उन्होंने विवाह किया, तब राघव व्यास नामक एक ब्राह्मण ने गलती से उन्हें वहां पर रोक दिया। रतन सेन के क्रोध के डर से वह दिल्ली भाग गया, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। और इसके बाद जो सारी चीजें थी यानी कि जो पूरे द्वंद्व हुए, जहां पर रानी पद्मावती ने खुद को आत्मदाह किया, खुद को जौहर के हवाले कर दिया, यानी कि ये जो पूरा मामला था वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी की लालच की वजह से हुआ। अगर अलाउद्दीन खिलजी लालच नहीं करता तो शायद पद्मावती जौहर नहीं करती और आत्मदाह नहीं करती। आपको बताते चले कि जब पद्मावती ने जौहर कर लिया तो उनके साथ साथ बाकी की सभी जितनी भी पद्मिनी थी सभी ने उनके साथ जौहर कर लिया था। इसका मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था उसे सिर्फ वहां पर खाली दीवारें ही मिली, एक ऐसा महल मिला जो कि पूरी तरीके से खोखला था। हालांकि ये जो कहानी है ये सभी लोग जानते होंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद किसी को ना पता हो कि आखिर ये सब चीज़ें कैसे हुई। तो आज का हमारा ये वीडियो था पद्मावती को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें।